हम जीके को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एंशियंट इंडिया, मेडिवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया। और ये जो बेसिस है डिवीजन का, ये इसका बेस क्या है? मुगल्स है। क्या बेस है? मुगल्स। मुगल्स से पहले जब हम इंडिया के बारे में पढ़ते हैं तो हम उसको बोलते हैं एंशियंट इंडिया। क्या बोलते हैं? एंशियंट इंडिया। जब मुगल्स का राज रहा तो मुगल्स के राज को हम क्या बोलते हैं? मेडिवल इंडिया। वो टाइम जिसमें इंडिया पर मुगल्स ने राज किया, उस टाइम को हम क्या बोलते हैं? मेडिवल इंडिया। और जब अंग्रेज आ गए तो क्या बोला गया? मॉडर्न इंडिया। क्या बोला गया? मॉडर्न इंडिया। तो अभी एंशियंट इंडिया और मेडिवल इंडिया हमारी क्लास हो चुकी है, लेकिन जो बच्चे अभी नए ज्वाइन किए हैं, ये एक सर्कल है बेटा। जब चीजें दोबारा से रिवीजन में आएंगी, हम यहां हैं, मान लीजिए यहां से क्लास शुरू हुई, किसी ने यहां पे ज्वाइन किया, तो हम सर्कल में पढ़ाते हैं। कोई यहां पे भी ज्वाइन हुआ है तो घूम के वापसी आएंगे, रिवीजन चलता रहेगा। तो अभी हम एंशियंट इंडिया और मेडिवल इंडिया पढ़ा चुके हैं। आज हम शुरुआत करेंगे मॉडर्न इंडिया की। मॉडर्न इंडिया में जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब अंग्रेजों का शासन शुरू हुआ या मुगल्स जब खत्म हो गए, मुगल्स का शासन खत्म हो गया, उसके बाद का जो टाइम पीरियड है उसको हम मॉडर्न इंडिया बोलते हैं। अब अंग्रेज ही सिर्फ हिंदुस्तान में राज करने नहीं आए हैं। अंग्रेजों से पहले और अंग्रेजों के बाद भी कुछ यूरोपियंस हैं जो इंडिया पे जिन्होंने अलग अलग प्रांतों में राज किया है। वो कौन कौन है, क्यों वो आए, कैसे वो आए, क्या उनकी कहानी है, यही आज हम पढ़ेंगे। और मेरा पढ़ाने का तरीका कुछ ऐसा है बेटा कि मैं कहानी के तौर पे ही पढ़ाता हूं, ताकि आपको कहानियां याद रह जाएं। तो आज हम पढ़ेंगे अराइवल ऑफ यूरोपियन पावर्स इन इंडिया। जो यूरोपियन पावर थी जब वो इंडिया में आई, उनकी बारे में हमने स्टडी करनी है। तो सबसे पहले जब हम इसकी स्टडी करते हैं तो हम क्या, हमारा जो है कौन कौन आया, कैसे कैसे आया, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ड्यूरिंग द 15th and 16th century, European nations began to exploring sea routes to Asia, their main aim. अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, इस कहानी को ध्यान से सुनना बेटा। हिंदुस्तान बहुत बड़ा सप्लायर था मसालों का। हम बहुत अच्छे मसाले हमारे यहां उत्पादन होता था, और स्पेशली काली मिर्च। काली मिर्च में तो इंडिया के जैसा कोई दूसरा है ही नहीं। जिस तरह की काली मिर्च इंडिया में पाई जाती है, तो जो यूरोपियन थे वो इंडिया आते थे किसके लिए? काली मिर्च लेने के लिए। और उस समय पर बेटा जो सिस्टम था, वो सिस्टम चलता था बार्टर सिस्टम। कौन सा सिस्टम था? बार्टर सिस्टम। अब ये क्या सिस्टम है बार्टर सिस्टम? उस समय पे पैसे नहीं दिए जाते थे, हम अपना सामान कुछ देते थे और उनसे कुछ उनका सामान ले लेते थे। तो जो सामानों का एक्सचेंज है उसी को क्या बोलते थे? बार्टर सिस्टम। तो हिंदुस्तान ने क्या कहा? हिंदुस्तान ने कहा कि भाई हम आपको काली मिर्च देंगे। यूरोपियन से कहा कि हम आपको काली मिर्च देंगे, बदले में आप हमें क्या देंगे? तो उन्होंने कहा यूरोपियंस ने कि भाई आपको हम, हमारे यहाँ पे जो है बहुत अच्छे गिलास के सामान बनते हैं, हमारे पास में बहुत अच्छे जो है लकड़ी के सामान बनते हैं। अब हिंदुस्तानी बहुत चालाक, पहले से ही उन्होंने कहा ना, ऐसी चीज नहीं चाहिए हमें। हमें क्या चीज चाहिए? हमें चाहिए गोल्ड, सोना। आप हमसे काली मिर्च लेके जाओ और हमें क्या देकर जाओ? गोल्ड देकर जाओ, सोना देकर जाओ। और स्थिति ये हो गई थी बेटा कि जहाज भर के हिंदुस्तान से काली मिर्च जाती थी और जहाज भर के ही सोना हिंदुस्तान के अंदर आता था। यही वो काली मिर्च है जिसने हिंदुस्तान को क्या बना दिया था? सोने की चिड़िया। आपने सुना है ना कि पहले हिंदुस्तान का नाम सोने की चिड़िया था। तो हिंदुस्तान का नाम सोने की चिड़िया क्यों हुआ? हमने काली मिर्च बेच बेच के
यूरोपियंस को इतनी पसंद आई काली मिर्च, इतनी डिमांड हो गई यूरोप में काली मिर्च की कि हमने ये कहना शुरू कर दिया कि भाई पहले आप जो है हमें सोना दोगे तो हम काली मिर्च देंगे। रोमन में जो है एक राजा हुए, आपने सुना भी होगा कि जब रोम जल रहा था तो रोम के जो राजा थे, नाम मेरे दिमाग से भी स्लिप हो रहा है, रोम जल रहा था तो ना, रोम जल रहा था तो वो बांसुरी बजा रहे थे। कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएंगे जब रोम जल रहा था तो कौन से राजा थे जो बांसुरी बजा रहे थे, और उन्होंने रोम के अंदर ये बकायदा ऐलान कर दिया था कि हिंदुस्तान में कोई गोल्ड लेके नहीं जाएगा, क्योंकि उनके देश का सारा गोल्ड खत्म हो रहा था। तो ये स्थिति थी हमारे यहाँ की काली मिर्च की। तो हम डायरेक्ट ट्रेड करते थे, इस मसालों में करते थे, सिल्क में करते थे, और कुछ और भी चीजें थी, लेकिन मसाले हमारे मेन थे। इंडिया बिकम द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू वेल्थ एंड ट्रेड अपॉर्चुनिटीज, और इंडिया इस ट्रेड के लिए बहुत ही क्या बन गया था, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो गया था। यही कारण रहा कि यूरोपियन ने ये सर्च करना शुरू किया कि सी रूट ढूंढा जाए, सी रूट ढूंढा जाए, ताकि हम डायरेक्ट इंडिया पहुंचकर क्या करें, ट्रेड शुरू करें, डायरेक्ट जो है उनसे उनके मसाले लाएं, काली मिर्च लाएं, और अपने यहां पर जो है क्या करें, बेचें। अब जो मैंने राजा आपको बताया था, नीरो, हाँ नीरो राजा था, कौन, नीरो। रोम जब जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था, तो नीरो बांसुरी बजा रहा था, और नीरो ने रोम में कहा, पर्टिकुलर ये एक पूरा आदेश जारी हुआ कि अब रोम का गोल्ड इंडिया नहीं जाएगा, आप मसाले खाएं या ना खाएं। तो यहां तक ये आप सोचो कितना पसंद आता होगा यूरोप वालों को काली मिर्च, इतनी पसंद आती थी हिंदुस्तान की काली मिर्च कि अपना सोना दे रहे हैं, दबा के सोना अपना जो है इंडिया को दे रहे हैं, और इंडिया को बना दिया क्या, सोने की चिड़िया। तो यूरोप वालों ने ही हमें सोने की चिड़िया बनाया, और बाद में जाके यूरोप वाले ही सारा सोना ले भी गए। वो जब आगे पढ़ेंगे तो मैं आगे आपको बताऊंगा बेटा। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हुआ, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जो है क्या हो गया था, इंडिया हो गया था। अब सी रूट ढूंढने की, सी रूट बेटा, ये सी रूट ढूंढने की कोशिश हुई। इसमें भी एक कहानी है बेटे, ये सी रूट ढूंढने की कोशिश क्यों हुई। देखो, इंडिया और यूरोप के बीच में कौन आते हैं, अरब कंट्रीज आते हैं, जैसे सऊदी अरब। तो पहले होता क्या था कि जो व्यापार होता था वो हम किसके साथ करते थे, अरब कंट्रीज के साथ करते थे, अरब्स के साथ करते थे। और ये अरब्स हमारे जो है मसाले लेकर जाते थे अपनी कंट्रीज में। इंडिया से, इंडिया से मसाले कहां जाएंगे, अरब्स में जाएंगे, और अरब्स वाले फिर इसको कहां बेचते थे, यूरोप में बेचते थे। तो अरब्स वालों ने बहुत अच्छा क्या सिस्टम बना लिया था, अपना सिस्टम बना लिया था, बहुत अच्छे से मसाले बेच रहे थे, इंडिया से खरीदते थे, यूरोप में बेचते थे। बहुत अच्छी कमाई का साधन यूरोप का हो गया था। मान लीजिए यहां से 1 रुपए किलो की लेके जाते थे और उसे 10 रुपए किलो में यूरोप को बेचते थे। और अब यूरोप वालों को क्या हो रहा था, बहुत महंगाई, उन्हें लग रहा था कि बहुत महंगा, हम डायरेक्ट क्यों नहीं खरीद सकते जाके। अब डायरेक्ट खरीदने में दिक्कत ये आती थी बेटा कि कोई डायरेक्ट जो है रूट उन्हें नहीं पता था कि हम इंडिया जाएं कैसे। उस रूट को ढूंढने की फिर कोशिश की गई। पुर्तगालियों ने रूट ढूंढने की कोशिश की, और रूट ढूंढने में जो पुर्तगालियों ने कोशिश की, वही अब आगे मैं बताता हूं कि सबसे पहले ये जो सी रूट ढूंढा किस लिए, ट्रेड करने के लिए, व्यापार करने के लिए। किसने ढूंढा सी रूट, पुर्तगालीज ने ढूंढा। पहली बार इंडिया में कौन आए, पुर्तगाली आए,
और पुर्तगाली में भी सबसे पहला आदमी जो आपने बचपन से पढ़ा होगा, आपकी क्लास में फर्स्ट सेकंड थर्ड से पढ़ा रहे होंगे कि हिंदुस्तान की खोज किसने की। पढ़ा है ना बेटा कि हिंदुस्तान की खोज किसने की? तो हिंदुस्तान की खोज करने वाला कौन था? वास्को दी गामा। हिंदुस्तान की खोज करने वाला कौन था? वास्को दी गामा। अब बच्चा है क्या कि ऐसा तो है नहीं ना कि इंडिया कहीं खो गया था और उसको ढूंढा जा रहा था। असल में, एक मिनट रुकिएगा बेटा। तो इंडिया कहीं खो नहीं गया था, इंडिया यहीं था। और जो कहा जाता है कि वास्को दी गामा ने खोज की, इंडिया को खोजने की, तो उसने क्या किया था? सी रूट, पुर्तगाल से, यूरोप से जो इंडिया का सी रूट है, यूरोप से इंडिया का जो क्या है, सी रूट है, उसको किसने खोजा? वास्को दी गामा ने खोजा। ये याद रखना बेटा अपना आपने। देखो ऐसे ही मैं कहानियां सुनाता रहूंगा और बीच बीच में याद करने वाली चीजें आती रहेंगी जो आपने याद करनी है। अब ये क्वेश्चन बनता है कि वास्को दी पहला वो शख्स जिसने इंडिया की खोज की कौन है? वास्को दी गामा। कब आया था? 1498 में। कब आया वो इंडिया? 1498 में। जो पुर्तगाल के उस समय के राजा थे, अब बेटा मैं वो बहुत सारी चीजें आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा, जो इंपॉर्टेंट है मैं वही आपको बताऊंगा। जैसे यहां पे बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आपको ये पता हो कि पुर्तगाल के राजा कौन थे। पुर्तगाल के जो राजा थे उन्होंने, उनको जो है क्या कहा जाता था? किंग ऑफ नेवी कहा जाता था। और वो इसलिए कहा जाता था क्योंकि उन्होंने बहुत सारा पैसा खर्च किया इसलिए कि हम सी रूट ढूंढ सकें, जगह जगह के सी रूट ढूंढने में, ताकि सी रूट के माध्यम से व्यापार हो सके। सी रूट ढूंढे क्यों जा रहे थे? व्यापार। अब जैसे ही वास्को दी गामा इंडिया आए, तो इंडिया में वो कहां पे आए? कैलीकट में आए बेटा, ये याद रखना है कहां पे आए? कैलीकट। और उस समय के जो राजा थे जैमोरिन, उस समय के कैलीकट के कौन राजा थे? जैमोरिन। अब बेटा इसमें भी एक चीज है, जैमोरिन जैसे अब के राजा को प्रधानमंत्री कहा जाता है, जो मराठा राजा होते थे उन्हें पेशवा कहा जाता था, कहीं के राजा को क्या कहा जाता था? महाराज कहा जाता है। उसी तरह कैलीकट के जो राजा थे जैमोरिन, उनका नाम नहीं है, सभी राजा को क्या कहा जाता था? जैमोरिन कहा जाता था। तो कैलीकट के राजा ने क्या किया? स्वागत किया। किसका स्वागत किया? वास्को दी गामा का। और वास्को डी गामा का स्वागत किया। वास्को डी गामा ने उन्हें कुछ उपहार हार भी भेंट किए और और यहां यहाँ से क्या किया उन्होंने? सामान लेकर गए। कहां पे सामान लेकर गए वो? कहां पर गए सामान लेकर? पुर्तगाल गए। क्या सामान लेके गए? क्या सामान लेके गए? मसाले लेके गए। तो जब वो पुर्तगाल पहुंचे वास्को दी गामा, और उन्होंने वो सामान पुर्तगाल में जाके बेचा, आपको पता कितना परसेंट का उन्हें मुनाफा हुआ? 60%। 60% का उन्होंने मुनाफा किया था। क्योंकि उन्होंने क्या किया? जो बीच में कौन आते थे? जो बीच में अरब्स आते थे, इनको उन्होंने क्या कर दिया? खत्म कर दिया, हटा दिया, कि अब अरब के माध्यम से हम कोई भी व्यापार नहीं करेंगे। अब हम क्या करेंगे? डायरेक्ट व्यापार करेंगे। किससे? इंडिया से, इस मसालों का। और यहां से मसाले लेके जब पुर्तगाल वास्को डी गामा पहुंचा, तो जो 1 रुपए की चीज उसने खरीदी थी वो 60 रुपए की चीज उसने बेची। इतना मोटा मुनाफा किसको हुआ? वास्को डी गामा का हुआ। तो ये अब यहां से चीजें बेटे व्यापार से शुरू होती हैं। उसके बाद उन्होंने अपनी कंपनी लगा ली कैलीकट के अंदर ही, और बंगाल का हाँ, तो उन्होंने क्या किया? अपनी कंपनी लगाई। और फर्स्ट गवर्नर जो बनाए, फ्रांसिस्को दी एल्मीडिया।
फ्रांसिस्को डी अल्मीडिया फर्स्ट गवर्नर बने उस कंपनी के, पुर्तगाली कंपनी के, जो क्या करती थी, मसालों का व्यापार करती थी। किसके साथ करती थी? इंडिया के साथ करती थी। उस कंपनी के फर्स्ट गवर्नर बने फ्रांसिस्को डी अल्मीडिया। क्लियर है बात? और उसके बाद गोवा को कैप्चर कर लिया गया। गोवा को क्या कर लिया गया? कैप्चर कर लिया गया 1510 में। किससे? सुल्तान ऑफ बीजापुर से। और ये किसने किया? अल्फेस्नो डा अल्बकूरी। अब यहां पे बेटा एक बात समझने की जरूरत है आपको। मैं दोबारा से आ जाता हूं उस कहानी पे जो मैं आपको कहानी सुना रहा हूं, कि ये तो हो गया था कि इंडिया जो है मिल गया, सी रूट उसका मिल गया था, वास्को डी गामा ने वहां पे व्यापार शुरू कर दिया था। अब कोई भी व्यापार आगे बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है? एक कंपनी बनाई जाती है। तो व्यापार बहुत अच्छे से फले फूले, उसके लिए कंपनी बनाई गई। और उस कंपनी को कब बनाया गया? 1505 में। कब बनाया गया? 1505 में बनाया गया, जिसके गवर्नर बनाए गए फ्रांसिस्को। और फ्रांसिस्को गवर्नर बनने के बाद जब कंपनी इंडिया के अंदर 5-6 साल में अच्छा उन्होंने क्या किया, अपना पैर जमा लिए, तो अब उन्हें लगा कि हमें यहां पे अपना राज भी चलाना पड़ेगा। ये एक उस समय की नीति होती थी कि वो सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं रहते थे। कोई भी कंपनी सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं रहती थी। जैसे जब अंग्रेज भी आए तो वो भी एक कंपनी के माध्यम से आए। उनकी कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, और उन्होंने बाद में आके यहां पे राज शुरू कर दिया। ऐसे ही पुर्तगालियों की जो कंपनी थी, उन्होंने गोवा को कैप्चर किया। उस समय पे जो गोवा था, उसके जो राजा थे वो किसके अधीन थे? बीजापुर। बीजापुर के जो राजा थे उसके अधीन था गोवा। तो पुर्तगालियों ने क्या किया? बीजापुर के सुल्तान के साथ लड़ाई लड़ी, और उस लड़ाई में गोवा को क्या कर लिया? जीत लिया, कैप्चर कर लिया। अब पॉलिटिकली भी व्यापार तो चल ही रहा था पुर्तगालियों का, लेकिन गोवा के अंदर उनका क्या हुआ? पॉलिटिकल राज भी शुरू हो गया। अब वो गोवा में गवर्न कर रहे थे, गोवा को, गोवा पे अपना राज कर रहे थे। क्लियर है बात? कोई दिक्कत यहां तक? कहानी समझ आ रही है? किस तरीके से वास्को डी गामा आया, किस तरीके से कंपनी बनी, किस तरीके से उस कंपनी ने बीजापुर के राजा से लड़ाई लड़ी और गोवा को क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। और गोवा को फिर अपना क्या बनाया? मेजर बेस बनाया। मेजर बेस बनाया किसको? गोवा को। तो उसके बाद उनका जितना भी व्यापार चलता था गोवा के साथ। आए कहां थे सबसे पहले? कैलिकट में। लेकिन बेस कहां बनाया? गोवा को। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो बीजापुर के सुल्तान थे जिनके अधीन गोवा था, उसको हरा दिया और गोवा पे कब्जा हो गया था पुर्तगालियों का। क्लियर है बात? और पुर्तगाली जो है, कब गोवा छोड़ा पुर्तगालियों ने? देखो, इंडिया आजाद हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा। इंडिया आजाद हुआ आप सबको पता है 1947 में, आपने याद रखना है। लेकिन गोवा आजाद नहीं हुआ 1947 में। गोवा कब आजाद हुआ? 1961 में। और वो भी फोर्स भेजनी पड़ी पंडित नेहरू को, फोर्स भेजनी पड़ी। और फोर्स भेजने के बाद उन्होंने जो है छोड़ा गोवा को। किसने? पुर्तगालियों ने। तो 1961 तक गोवा किसके अधीन रहा? पुर्तगालियों के रहा। तो पूरा पुर्तगालियों ने कौन सी, कहां पर आए, कहां पे राज किया, ये पूरा सिस्टम मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद है अब आपको ये समझ में आ गया होगा। सब कुछ आप ध्यान रखेंगे। क्लियर है बात? आगे बढ़ें। ऐसी कोई कहानी मैंने बताई जो आपकी समझ में ना आई हो? बहुत जल्दी से मैं दोबारा से बता देता हूं। वास्को दी गामा ने अरब जो बीच मिडल मैन थे हम यूरोप और इंडिया के बीच में, उन्हें हटाने के लिए सी रूट की खोज की। कैलिकट में वो पहली बार आए, और उसके बाद एक कंपनी बनी जिसके गवर्नर फ्रांसिस्को बने। और देन आफ्टर गोवा को कैप्चर किया गया सुल्तान ऑफ बीजापुर से, ताकि गोवा को क्या बनाया जा सके? बेस बनाया जा सके अपने व्यापार का और अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए पुर्तगालियों ने गोवा पर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया। दैट्स इट। ये है पहले वो शख्स, पहले यूरोपियन जो आए थे इंडिया। अब आपसे अगर कोई पूछे कि पहले, अब आपसे पूछे कि वास्को डी गामा क्यों, कैसे खोज की, तो आपको पता है। अब तक आप सिर्फ रटते आ रहे थे।
किसने खोज की इंडिया की? वास्को डी गामा ने। अब क्या खोज की, कैसे खोज की, पता ही नहीं है ना हो। अब आगे करते हैं सेकंड। सेकंड है डच, जो इंडिया में आए। देखो सब आते थे व्यापार करने के लिए ही। सब किस लिए आते थे? व्यापार करने के लिए। तो डच कब आए? 1605 में आए। अब डच कौन होते हैं? जो नीदरलैंड देश है उसकी जो भाषा है वो डच है, इसलिए यहां पे बोला जाता है कि डच। तो डच आए, कब आए? 1605 में आए। और उनकी कंपनी जो उन्होंने बनाई यहां पे व्यापार करने के लिए, वो कौन सी कंपनी थी? डच ईस्ट इंडिया कंपनी। कब स्टेब्लिश हुई? 1602 में। तो 1602 में पहले एक कंपनी बनी, और कंपनी ने कहा कि हम इंडिया जाके व्यापार करेंगे। और इंडिया में व्यापार करने के लिए जो डच आए पहली बार 1605 में आए, क्योंकि सी रूट वास्को डी गामा खोज चुके थे। अब सबको पता था कि इंडिया कहां पर है। ठीक है। और इनकी जो मेजर ट्रेडिंग सेंटर थे, कहां कहां पे ये व्यापार करते थे? कोची, सूरत, ठीक है, यहां पे ये व्यापार करते थे। कौन? डच। और मेन व्यापार होता किसका है? हमेशा इंडिया के साथ में जो पहले व्यापार होता था वो मसालों का व्यापार होता था, स्पाइस का व्यापार होता था। तो आपने याद रखना है। तो ईस्ट इंडिया से जो व्यापारों का व्यापार हो रहा था मसालों का, वो कौन कर रहे थे? डच कर रहे थे। अब डच आ तो गए, लेकिन डच के बाद, डच जब डच आए उसी समय पर लगभग लगभग 1600 के आसपास ही ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब ब्रिटिशर्स, ब्रिटेन वाले लोग भी इंडिया पहुंचे थे। लेकिन जहां जहां भी डच कंपनी का राज था, वहां पे क्या हुआ? जो ब्रिटिश आए थे उन्होंने बैटल ऑफ बिडेरा, बैटल ऑफ बिडेरा में किसको हरा दिया? कौन सी कंपनी को? डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसको हरा दिया। और उसको हराने के बाद ये कब युद्ध हुआ? 1759 में ये युद्ध हुआ। और इससे क्या हुआ? डच कंपनी हार गई और वापसी चली गई। डच कंपनी उसी के साथ 1759 में खत्म हो गई। मैं एक बार फिर से उसी कहानी पे लौटता हूं। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी जो आप सबको पता है ब्रिटेन की कंपनी थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो मैंने अभी आपको बताया है, डच जो नीदरलैंड देश है उसकी कंपनी थी। इन दोनों के बीच में एक लड़ाई हुई अपने आप को वर्चस्व बनाने की, कि इंडिया पे मसालों का व्यापार हमारा होगा। और ब्रिटेन की कंपनी कहती थी इंडिया में जो व्यापार होगा वो हम करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली लड़ाई। कौन सी वाली लड़ाई? 1759 वाली लड़ाई, जो बैटल ऑफ बिडेरा के नाम से हम जानते हैं। ये इतनी इंपॉर्टेंट है बेटा, इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर इस लड़ाई में ब्रिटिश हार जाते, इस लड़ाई में क्या होता अगर ब्रिटिश हार जाते, तो अगले 400 साल तक किसका राज होता? डच ईस्ट इंडिया कंपनी का राज हिंदुस्तान पर होता। लेकिन क्योंकि डच हार गए थे और कौन जीता? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इसलिए इंडिया पर राज करने वाले कौन हुए? ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश। तो डच, उनका ये इतिहास, जो छोटा सा इतिहास है उनका, 1602 में उन कंपनी बनी, 1605 में इंडिया पहुंचे। उनका जो कोची और सूरत जो है गुजरात में है, वहां पे उनका मेन फोकस था कि यहाँ पे वो वहां से सब व्यापार करते थे। लेकिन बैटल ऑफ बजेरा में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उन्हें हरा दिया। और डच ईस्ट इंडिया कंपनी हारने के बाद 1759 में वापस अपने घर चली गई। इसी के साथ डच ईस्ट इंडिया कंपनी का समाप्त हो गया, समापन हो गया। मेरे ख्याल से आपको ये चीजें अब समझ में आ गई होगी। थर्ड, तीसरे नंबर पर आए भाई ब्रिटिश। ब्रिटिश से पहले कौन कौन आ गया था? पुर्तगीज आ गए थे, डच आ गए थे। तीसरे नंबर पर ब्रिटिश आए। जो हिंदुस्तान पर तीसरे नंबर पर आए वो कौन आए? ब्रिटिश आए। इन्होंने हमारे ऊपर बहुत सालों तक राज किया। और ये कब आए थे? 1608 में आए थे। डच कब आए थे? 1605 में आए थे। तो ये आए 1608 में। और कैप्टन हॉकिंस थे, कैप्टन हॉकिंस थे जो कहां गए थे? जहांगीर के कोर्ट में गए थे। बेटा उस समय पे किसका राज चल रहा था? जैसे मैंने अभी बताया, किसका राज चल रहा था? मेडिवल इंडिया में मुगल्स थे। मुगल शासन में 1608 में जो हिंदुस्तान पर राज कर रहे थे
वो थे मुगल शासक जहांगीर। तो जहांगीर के दरबार में एक शख्स गया जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ताल्लुक रखता था, जिसका नाम था कैप्टन हॉकिंस। और उन्होंने जाकर कहा जहांगीर से कि देखिए, हम जो है व्यापार करना चाहते हैं, आप हमें व्यापार की अनुमति दे दीजिए। तो बहुत सारी बंदिशों के बाद उन्हें व्यापार करने की अनुमति दी गई। बहुत सारी उन पर बंदिशें लगाई गई, क्योंकि जहांगीर जो था एक अच्छा मजबूत राजा था। जब बाद में मुगल्स राजा ही बिल्कुल ऐसे हो गए जो कुछ काम के ही नहीं थे, उनकी वजह से ब्रिटिश वहां यहां पर पैर फैलाने में कामयाब रहे। लेकिन जहांगीर के कोर्ट में जब हॉकिंस आए थे, तो बहुत सारी पाबंदियां उनके ऊपर लगाई थी कि आप ये नहीं कर सकते हैं, आप ये नहीं कर सकते हैं, आप व्यापार कर सकते हैं, लेकिन इन इन शर्तों के साथ। तो बहुत सारी शर्तें उन्हें दे दी गई थी कि ये शर्तें हैं, आप जो है व्यापार कर सकते हैं हमारे यहां। तो हॉकिंस, आपने याद रखना, इंपॉर्टेंट है कि जहांगीर के कोर्ट में कौन आए थे? हॉकिंस आए थे। देखो कहानी चल रही है, पहले पुर्तगीज, दूसरे नंबर पर डच, तीसरे नंबर पर ब्रिटिश। ब्रिटिश में जो पहला किसके दरबार में पहुंचे? जहांगीर के दरबार में पहुंचे। और कौन पहुंचे? हॉकिंस पहुंचे। क्लियर है बात? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई थी 1600 में, और वो आई कब यहां पर इंडिया में? 1608 में आई। क्लियर है बात बेटा? सर थॉमस रॉय गॉट ट्रेड परमिशन इन 1615, और जो पहली बार फुल फ्लैश बिना किसी शर्तों के साथ ट्रेड करने की परमिशन मिली, जहांगीर ने तो एक तरीके से मना ही कर दिया था, इतनी सारी शर्तें थी कि वो ट्रेड कर ही नहीं पाए। लेकिन 1615 में सर थॉमस रॉय को यहां पर व्यापार करने की क्या मिल गई थी? परमिशन मिल गई थी। क्लियर है बात? यहां तक कोई ऐसी बात जो अभी तक आपको समझ में नहीं आ रही हो? बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी, मुझे पूरा यकीन है। अच्छा, इनके इंपॉर्टेंट सेंटर्स कौन कौन से थे? सूरत थे, बॉम्बे था जहां जहां पे ये व्यापार कर रहे थे, मद्रास था, कलकत्ता था। अब आप देखेंगे बेटा, जहां जहां पे भी ब्रिटिश ने क्या किया? व्यापार शुरू किया, बाद में जाके ये महान शहर बने, जो हमारे चार बड़े महान शहर हैं, बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता। ये सारे के सारे क्या हैं? बड़े शहरों में गिनती होती है इनकी। Bombay was received as a dowry from the Portuguese princess Catherine, slowly shifted from trade to political control. अब ये एक कहानी है, बहुत अच्छी कहानी। देखो, जो कहानी होती है ना, उसको मैं बहुत अच्छे से यहाँ पे जगह देता हूँ अपनी स्लाइड्स में, क्योंकि आपको ये ध्यान देती है। बेटा, बॉम्बे पे किसका, जो मैंने आपको क्या बताया था, पुर्तगीज का, कहां पे था? गोवा। तो गोवा से बॉम्बे बहुत दूर नहीं है, अगर आप देखेंगे तो पास पास के एरिए हैं। हालांकि वैसे तो किलोमीटर में दूर है, लेकिन ट्रेडिंग जब हम करते हैं, तो बॉम्बे पे भी किसका रूल था? किसका रूल था? पुर्तगीज का रूल था। अब जो पुर्तगीज की राजकुमारी थी, उन्होंने जो प्रिंस चार्ल्स थे ब्रिटेन के, उनसे शादी कर ली। किससे शादी कर ली? प्रिंस चार्ल्स से शादी करी। किसने? पुर्तगीज की राजकुमारी ने। उन राजकुमारी का नाम क्या था? कैथरीन। क्या नाम था? कैथरीन। तो कैथरीन ने क्या किया? शादी की। तो पुर्तगीज ने क्या कहा कि भाई, आप अब हमारी राजकुमारी जा रही है, तो हम दहेज भी देना चाहते हैं। और दहेज में क्या देना चाहते हैं? दहेज में हम देना चाहते हैं बॉम्बे को। तो बॉम्बे को दहेज में दे दिया गया। किसको दहेज में दे दिया? बॉम्बे को दहेज में किसको दिया है बेटा? ब्रिटेन को। किसको दहेज में दिया गया? ब्रिटेन को। बॉम्बे पे राज किसका था? पुर्तगीज का था। लेकिन जब कैथरीन की शादी प्रिंस चार्ल्स से हुई, ब्रिटेन के जो राजकुमार थे, तो एक दहेज दिया गया। और दहेज में क्या दिया गया? बॉम्बे दिया गया ब्रिटेन को, कि अब ब्रिटेन यहां पे शासन कर सकता है, बॉम्बे से जो है, जो व्यापार है वो कर सकता है। लेकिन जो लोकल लीडर्स थे बॉम्बे के, जो लोकल लीडर्स थे, मतलब जो वहां पे राज कर रहे थे पुर्तगीज, जो लोकल लीडर्स थे, उन्हें इस बात में दिक्कत हुई कि भाई नहीं, हम तो जो है
बहुत मुश्किल है हमारा ये छोड़ना। तो ब्रिटेन ने कहा कि कोई बात नहीं, हम आपको क्या देंगे, कुछ रेंट दे देंगे बॉम्बे का। तो एक रेंट एग्रीमेंट भी हुआ था किस किस के बीच में, किस किस के बीच में हुआ, पुर्तगीज और ब्रिटेन के बीच में एक रेंट एग्रीमेंट हुआ, जो बहुत, मेरे ख्याल से 10 पाउंड्स, 10 पाउंड्स, पाउंड्स के जो है 10 पाउंड्स में बॉम्बे को रेंट पे दे दिया गया था ब्रिटेन को। तो ये इस तरीके से शिफ्ट हुआ ट्रेड, कहां से, पुर्तगीज टू ब्रिटेन। कौन सा, बॉम्बे का जो ट्रेड था। तो बॉम्बे का ट्रेड शिफ्ट हो गया था, क्यों हुआ, शादी से। किसकी शादी से, कैथरीन की शादी से। किसके साथ हुई, प्रिंस चार्ल्स के साथ हुई। क्लियर है बात। तो ये ब्रिटेन की वो सारी चीजें। अच्छा, ब्रिटेन ने फिर बहुत कुछ किया है। ब्रिटेन ने क्या किया, फिर बहुत कुछ किया, सिर्फ वो बॉम्बे तक ही शिफ्ट नहीं रहा, बहुत सारी चीजें, बहुत में आगे पढ़ेंगे किस तरीके से बैटल ऑफ प्लासी हुआ, किस तरीके से बैटल ऑफ बक्सर हुआ, अभी पढ़ेंगे। अभी मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूं कि इंडिया में किस किस ने आके कब कब राज किया। तो तीसरे नंबर पर आए हम, ब्रिटेन। और ये जो है यहीं पे नहीं रुकेंगे, आगे बहुत बहुत करेंगे, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन बाद में पढ़ेंगे। अभी हम क्या पढ़ेंगे, अभी हम ये पढ़ेंगे कि फोर्थ नंबर पर कौन आए। फोर्थ नंबर पर कौन आए, डेनिस। कौन आए, और ये डेनिस कौन थे, जो डेनमार्क के होते हैं। डेनिस कौन से, कौन, कहां, कौन सा देश है, डेनमार्क। तो डेनमार्क के जो होते हैं उन्हें बोलते हैं डेनिस। चौथे नंबर पर आए 1616 में, और इनकी कंपनी थी डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी। और ये कहां बनी, डेनमार्क में बनी थी। तो डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, सारी ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान में व्यापार करने के लिए आ रही थी, लेकिन सब पर भारी पड़ी थी तीसरे नंबर पर जो आई, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी ने तमिलनाडु में जो है जाके अपना क्या किया था, व्यापार किया था। और बंगाल में, कहां कहां पे, तमिलनाडु और बंगाल में व्यापार किया, किसने, डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी ने। और धीरे धीरे वहां का जो है सत्ता भी कब्जाई कोशिश की। लेकिन क्योंकि मैंने बताया बाहरी कौन पड़ रहा था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो जो डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्होंने बिना लड़ाई लड़े, देखो, जो गोवा छीना गया था वो लड़ाई करके छीना गया था, ठीक है, डच से। लेकिन जो बंगाल और तमिलनाडु में डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो सिर्फ एक एग्रीमेंट से सेटलमेंट हो गया 1845 में। 1845 में एक एग्रीमेंट हुआ, डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी ने आत्मसमर्पण कर दिया ब्रिटिश के सामने कि भाई हम आपसे नहीं लड़ सकते, आप हमारे पास ये संसाधन है, इसका कुछ पैसा हमें दे दो और हम यहां से छोड़ छाड़ के अपना व्यापार बंद करके चले जाएंगे, आप ही यहां पे व्यापार करना। तो ये हो क्या रहा है, धीरे धीरे बॉम्बे कब्जाया ब्रिटिश ने, कौन, गोवा कब्जाया ब्रिटिश ने, अब बंगाल और तमिलनाडु कब्जा लिया ब्रिटिश ने। आए कौन कौन थे, डेनिस आए थे, डच आए थे, पुर्तगीज आए थे, आए सब थे। लेकिन जो बाहर से दूसरा कोई व्यापार करने आ रहा था, उसको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म करती जा रही थी और उनसे उनका व्यापार छीन के खुद अपना कब्जा जमा रही थी। तो इस तरीके से शुरुआत हो रही थी इंडिया को अपने कब्जे में लेने की। क्लियर है बात बेटा, मुझे लगता है सबको समझ में आई होगी। तो ये डेनिस जो फोर्थ नंबर पर आए, क्लियर है, आगे बढ़े, गुड। यस सर। इसके बाद बात करेंगे, फ्रेंच भी आए हमारे, और ये भी जो है बहुत टाइम तक रुके, पूरे इंडिया पर तो फ्रेंच का शासन नहीं रहा, लेकिन रुके बहुत दिनों तक। कहां कहां पे शासन रहा वो मैं बताता हूं। 1664 में देखो, अब फ्रेंच वालों को भी पता चला, फ्रांस वालों को, फ्रेंच कौन थे, फ्रांस वाले, फ्रांस वालों को भी पता चला यार ये ब्रिटिश वहां पे जाके वो कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, ये यहाँ पे जो है अब काली मिर्च लाने लगे हैं, यार हमारी काली मिर्च हमें मिल नहीं रही, हमें इनसे खरीदनी, हम भी चलते हैं डायरेक्ट वहीं से देखेंगे। तो वो भी आ गए और उन्होंने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश की, जो कहां कहां पे अपना जो है
उनका राज था पौंडीचेरी इंपॉर्टेंट है। फ्रेंच वालों का कहां रहा? पौंडीचेरी। क्लियर है बात? और ब्रिटिश के साथ इनके 3 कॉन्फ्लिक्ट हुए। फ्रेंच वालों ने हथियार नहीं डाले। किसकी तरह? किसकी तरह? जैसे हथियार डाल दिए थे डेनिस वालों ने। क्लियर है बेटा? जो डेनमार्क वाले थे उन्होंने तो हथियार डाल दिए थे। फ्रेंच वाले तो लड़ाकू हैं, और फ्रेंच वालों के पास अपनी जो है, ऐसा भी नहीं है कि मरा गिरा देश था, अपनी पावर थी उनके पास में। उन्होंने कहा नहीं, हम फ्रेंच वाले लड़ाई लड़ेंगे। तो पौंडीचेरी पे सबसे पहले कब्जा किसका हुआ? फ्रेंच वालों का हुआ। और उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ 3 युद्ध लड़े। कौन कितने युद्ध लड़े? 3 वार लड़े। और ये 3 वार में अगर एक भी में फ्रेंच जीत जाते तो हो सकता है कि ब्रिटिश वालों का कब्जा ना होके किसका कब्जा होता? फ्रेंच वालों का कब्जा होता। फिर हम फ्रांस के गुलाम होते। हम ब्रिटेन के गुलाम ना होके फ्रांस के गुलाम हो सकते थे। लेकिन ब्रिटेन यहां भी बाजी मार गया। 3 युद्ध तो हुए, लेकिन आखिर में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। और किसमें? 1760 में। 1760 में क्या कर दिया? बैटल ऑफ वंडीवास में। बैटल ऑफ वंडीवास में वो हारे, और एक तरीके से एक सेटलमेंट हो गया कि ठीक है, हम पौंडीचेरी तक सीमित रहेंगे, हमें पौंडीचेरी से आगे नहीं बढ़ना है। तो पौंडीचेरी में तो फ्रेंच वालों का ही शासन रहा, लेकिन बाकी जगह ब्रिटिश अपने शासन को आगे बढ़ाते रहे। और फ्रेंच वालों को एक 3 युद्ध होने के बाद एक छोटी एरिया में पौंडीचेरी में समेट के रख दिया गया। और सबसे पौंडीचेरी को छोड़ने वाले फ्रेंच वालों में 1947 में देश आजाद हुआ। जिस तरीके से गोवा बहुत लास्ट में छोड़ा गया 1961 में, उसी तरीके से फ्रांस वालों ने भी, पुर्तगीज ने 1961 में गोवा को छोड़ा, लेकिन फ्रांस वालों ने पौंडीचेरी को कब छोड़ा? 1954 में। 1954 में देश कब आजाद हुआ? 1947 में। लेकिन पौंडीचेरी को कब आजादी मिली? 1954 में। क्लियर है बात? सबको समझ में आ रही है? चलिए, तो ये हैं फ्रेंच जो लास्ट थे जो इंडिया में आए, और कहां पे अपना राज किया? पौंडीचेरी में अपना राज किया। तो बेटा जब आप गोवा जाओगे तो वहां पे आपको जो संस्कृति मिलती है बहुत मेलजोल खाती है पुर्तगीज से। लेकिन जब आप पौंडीचेरी जाओगे तो वहां की जो संस्कृति है वो बहुत मेल खाती है फ्रांस से। और उसका कारण यही है कि हम लंबे समय तक पौंडीचेरी फ्रांस का गुलाम रहा, और गोवा बहुत लंबे समय तक किसका गुलाम रहा? पुर्तगीज का। क्लियर है बात? तो ये कंक्लूजन पे आ जाते हैं बेटे। लास्ट के 2 मिनट्स बचे हैं, क्लास खत्म होने वाली है, आखिरी के 2 मिनट। और कंक्लूजन क्या निकलता है कि यूरोपियन पावर केम टू इंडिया फॉर ट्रेड बट ग्रेजुएटली नॉट इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स, गॉट इन्वॉल्व इन। आए किसके लिए थे यूरोपियन? व्यापार के लिए। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या करने लगे? यहां की पॉलिटिक्स करने लगे, यहां पर शासन करने लगे। आए किसके लिए थे? ट्रेड के लिए। आए किसके लिए थे? ट्रेड के लिए। क्लियर है बात? और कौन किस नंबर पर आया, कैसे आया, कहां पे युद्ध हुआ, कहां पे नहीं हुआ, ये सारी जानकारी मैंने आपको इस क्लास में दी है। लास्ट का 1 मिनट बचता है, क्लास खत्म हो जाएगी। ब्रिटिश एमर्ज डोमिनेंट आफ्टर डिफेंडिंग ऑल अदर। और ब्रिटिशर्स पूरी तरीके से क्या हो गए? हावी हो गए किस पर? बाकी दूसरी जितनी भी कंपनीज आई थी उन पर हावी हो गए। और इसी वजह से जो भारत रहा वो गुलाम रहा ब्रिटिशर्स का। Their arrival changed the course of Indian history। और इन्हीं के आने की वजह से जो इंडिया की हिस्ट्री थी वो पूरी तरीके से बदल गई। पहले हम सोने की चिड़िया हुआ करते थे, हमने मिर्च बेच बेच के, हमने काली मिर्च बेच बेच के अपने आप को सोने की चिड़िया बनाया था। लेकिन इस गुलामी के कारण हमारा सारा सोना ब्रिटिशर्स लूट कर ले गए। तो ब्रिटिशर्स ने किस तरीके से आगे अपने राज को फैलाया वो हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। उम्मीद है आप सभी को ये क्लास अच्छी लगी होगी।